वाला बिहार प्रथम राज्य था और उस समय के तत्कालीन प्रधान सचिव आज हमारे मुख्य सचिव हैं। कल ही बात हो रही थी कि 4% से यह कार्य इस योजना का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसके बाद देश भर में यह कार्यक्रम लागू है। जलापूर्ति योजना लगभग 25,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। पूरे देश में इन योजनाओं की बड़ी सराहना हुई है। गांव की गलियों एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानीय व्यक्तियों को प्लम्बर की ट्रेनिंग दे दी गई है, जिससे कि सामान्य मरम्मती आदि कार्यों के लिए बाहर से प्रारंभ की गई है। इसमें वर्ष 2025 के जुलाई तक 11,75,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 3 लाख लगभग स्ट्रीट लाइट स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना से आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पथ को आलोकित करने की असीम कृपा करें। जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो अब चले गए किसी कारण से, कुमार सिन्हा जी भारत सरकार के राज्य मंत्री और हमारे साथी सहयोगी पर आते हैं। आज का विषय है जो विषय है सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत। यह विषय कार्यशाला का आज है जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिस पर यूएन के रिजोल्यूशन के मुताबिक भारत सरकार ने दस्तखत किया, उसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम गरीबी दूर करेंगे, हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, हर व्यक्ति के लिए शांति समृद्धि कायम करेंगे। तो उसमें 7 ऐसे विषय हैं जो पंचायती राज विभाग को करना है। 6 विषयों पर पहले अलग अलग राज्यों में कार्यशाला हो चुकी है और आज 7वां कार्यशाला यहां बिहार में है, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत। आप देश के अलग अलग लोग इलाके से लोग आए हुए हैं। आपको मालूम है कि देश की 68% आबादी 68% आबादी गांव में रहती है। और जो पंचायती राज व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो 3 इकाई है, एक पंचायत है, पंचायत का चुनाव होता है, वहां भी एक पंचायत का स्वायत्त संस्था है, उनको पूरा इंडिपेंडेंस है। तो पंचायत है, पंचायत में मुखिया है, प्रमुख है, जिला परिषद है, सभी उसके अंग हैं। तो एक पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान है। उसके ऊपर आइए तो राज्य सरकार है, बिहार की विधानसभा है। उसके ऊपर जाइए तो केंद्र की सरकार है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो आप पंचायती राज के जो लोग हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप नींव हैं। लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई के रूप में आप उसकी नींव हैं और अगर नींव मजबूत होगा तभी इमारत बुलंद होगा। यह सबसे बड़ी चीज है। तो हमको पंचायत के व्यवस्था को दुरुस्त करना है और यह जिम्मेवारी आपकी है। यह जिम्मेवारी आपकी है। राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से पंचायतों को सशक्त करने के लिए, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी सहयोग और समर्थन केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, उसका लाभ उठाने की जरूरत है। लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको संगठित वे में लाभ उठाना पड़ेगा, उसका ऑर्गेनाइज्ड वे में उसका लाभ उठाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप काम करेंगे, देखिए आज पंचायत के लोग हैं, आज पंचायती राज व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं। कल आप अगर अच्छा काम करेंगे अपने पंचायत में, आप अगर अच्छा सुंदर काम करेंगे तो आपका नेतृत्व विकसित होगा और आपका जब नेतृत्व होने विकसित होगा तो आने वाले समय में पंचायती राज व्यवस्था से ही विधायक और सांसद भी चुने जाएंगे। जनता का विश्वास भरोसा आप पर पैदा होगा। अभी केदार गुप्ता जी हैं, मंत्री जी हैं, अब देख लीजिए, अभी ये बता रहे थे कि 3 टर्म ये मुखिया रहे हैं और 3 टर्म मुखिया रहने के बाद विधायक बन गए, आप देखिए मंत्री हैं। तो इसलिए आपको भी उसको सशक्त करना पड़ेगा।
आपको संगठित वे में और सेवा भावना के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई भी काम आप अगर करिए और सेवा भावना के साथ अगर नहीं करिएगा, आप यह सोच के करिएगा। बहुत जगह पंचायत, हम लोग भी सांसद हैं, हमारा भी क्षेत्र है, हम भी जाते हैं, कई पंचायत में वार्ड होता है, वार्ड में लोग कहता है कि सर मुखिया जी हमारा ही काम नहीं कर रहे हैं। काहे भाई? पूछते हैं हम लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं, तो जी उनका वोट नहीं दे लिया है, इससे काम नहीं कर रहे हैं। ये भावना गलत है। इस सबसे पहले तो हम आपको अपने गृह प्रदेश में, बिहार के तो लोग हैं ही, लेकिन अन्य राज्य से भी जो लोग आए हैं उनका हम अपने गृह प्रदेश में उनका हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करते हैं। आप में से कई लोग बिहार आए होंगे, पहले भी आए होंगे, घूमे होंगे, फिरे होंगे यहां, लेकिन आप लोगों को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उम्र के लोग हैं। तो इसलिए 20 साल के अंदर जो बिहार में परिवर्तन हुआ, तो 20 साल के पहले जो लोग आए होंगे उन्होंने महसूस किया होगा कि बिहार क्या था और आज बिहार कहां खड़ा है। बिहार का एक समय था, विजय चौधरी जी मंत्री हैं, विजय चौधरी जी इस प्रारंभ से हैं। बिहार का बजट था जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और हम उस पार्टी के, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उसके हम प्रदेश अध्यक्ष थे। और उस समय बिहार का सालाना बजट 25,000, 24,000, 23,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, और मार्च में वह बजट 17-18 हजार करोड़ पर क्लोज होता था। मीना साहब तो उस समय भी काम किए होंगे, मीना साहब इससे सहमत होंगे और मिहिर बाबू भी सहमत होंगे। 18,000 करोड़ पर बजट खत्म होता था। आज बिहार का बजट 2,63,000 करोड़ रुपया सालाना है। 2,63,000। आप सोचिए कि कहां 25,000 करोड़ और कहां 2,63,000 करोड़। तो ये परिवर्तन बिहार में हुआ। उसके पहले बिहार में बजट भी जो होता था उसमें आधा लोगों के पॉकेट में जाता था, आधा इधर उधर जाता था, और बाकी सब बंदरबाट होता था। बिहार में कोई काम नहीं होता था। हालांकि इस विषय का उससे कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन जब हम लोग यहाँ शासन में आए थे 2005 में, एनडीए का शासन बना था, तो बिहार में एक ही चर्चा होती थी। बिहार और झारखंड एक था पहले। झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में लोग चर्चा करते थे कि अब तो बिहार झारखंडो अलग हो गया, वहां सारा खनिज है, संपदा है, सब चला गया झारखंड में, तो अब बिहार में कुछ बचबे नहीं किया। तो आलू, लालू और बालू, तीनों चीज बिहार में बचबे किया। और उस आलू, लालू, बालू के कंसेप्ट की सोच को समाप्त करके नीतीश कुमार जी ने बिहार को पिछले कई वर्षों से दोहरे विकास स्तर के स्तर पर देश में पहुंचाने का काम किया। ये काम बिहार में परिवर्तन हुआ। इसलिए कि जब तक चुनाव होता है तब तक जो वोट देता है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और जो जीतता है उसको जीते हुए भी, जो वोट दिया उसका भी, और जो वोट नहीं दिया उसके भी मुखिया और जिला परिषद के सदस्य आप ही। तो इसलिए आपके अंदर यह भावना कभी विकसित नहीं होना चाहिए, और यह भावना अगर विकसित नहीं होगा तो आप बहुत पॉपुलर होइएगा। आप पूरे क्षेत्र में पॉपुलर हुआ। आज जो वोट आपको नहीं दिया, कल आपके काम से खुश होके वो आपको सारा वोट देगा, और उसके बाद पता चलेगा कि आपके विरोधी को वोट नहीं मिल रहा। तो ये भावना पैदा करना चाहिए काम करने की दिशा में। अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि बिहार में काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना की, और विकसित भारत की अगर कल्पना उन्होंने की है तो किस आधार पर किया है? 2047 में अगर विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीचे से खड़ा होना पड़ेगा। हर गांव में गरीबी को दूर करनी पड़ेगी, हर गांव से
स्वच्छता को लेना पड़ेगा, हर गांव को मजबूत करना पड़ेगा, हर पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा, हर जिला परिषद को मजबूत करना पड़ेगा। हम 2047 की बात अभी नहीं कर रहे। 2047 में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का। अभी तो उनको मैंडेट है और इस सरकार को मैंडेट है 2029 तक। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 2029 तक इतना मजबूत नींव खड़ा कर दे कि 2037 तक वो उस पर बुलंद इमारत खड़ा हो जाए। ये लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर काम, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। पर्यावरण के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन एक चिंता का विषय बना हुआ है। आज देखिए, जिस समय बारिश होना चाहिए, खेती का समय है, बारिश होना चाहिए, उसमें बारिश नहीं हो रहा। जिसमें जाड़ा पड़ना चाहिए उसमें जाड़ा नहीं पड़ रहा है, जिसमें गर्मी पड़ना चाहिए उसमें वर्षा हो रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है और इससे आज पूरी दुनिया चिंतित है। और इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको पहचाना। अभी सरवन जी बोल रहे थे, हम सरवन जी को टोकना नहीं चाहते हैं, नोडल मिनिस्टर हैं वो। उन्होंने कहा जल जीवन हरियाली नहीं, सरवन जी, मुख्यमंत्री जी का कहना है जल डैश जीवन डैश हरियाली। मतलब जल है तब जीवन है और हरियाली है तब जीवन है, ये उसका मतलब है। और जल जीवन हरियाली नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब जल डैश जीवन डैश हरियाली जब शुरू किया, उस समय बिहार में जब 2005 में मात्र 9% हरित क्षेत्र था। आज 15% से ज्यादा हरित क्षेत्र है और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम उस हरित क्षेत्र को 17% तक पहुंचाएं, क्योंकि बिहार में आबादी बहुत घनी है और आबादी घनी होने के कारण हम उतना हरित क्षेत्र का विकास 17% से आगे नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने 17% का लक्ष्य हासिल किया है और वो लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। यह नीतीश कुमार जी का स्वभाव है। नीतीश कुमार जी जो काम पकड़ते हैं उसको जिद के रूप में काम करते हैं, सुबह से शाम तक उसी पर लगे रहते हैं। तो ये उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। अपने संसाधनों का, पंचायतों को जो संसाधन मिल रहा है, पंचायतों को जो वित्तीय अनुदान मिल रहा है, वो अनुदान का उपयोग आप जनहित में करेंगे। निश्चित तौर पर भारत विकसित भारत बनेगा और 2029 तक विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसकी मजबूत नींव तैयार होगी। आज के इस कार्यशाला में यही आग्रह और अपील आपसे हमको करना था। बाकी आप लोग आए हैं, जाइएगा, जैसा मिहिर बाबू ने कहा, बोधगया जाइए, राजगीर जाइए, राजगीर भी जाइएगा, देखिएगा कितना बढ़िया वहाँ कन्वेंशन सेंटर बना है, वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बना है। बोधगया जाइएगा, वहाँ भी देखिए किस तरह। और ये सारा काम नीतीश कुमार जी का किया हुआ है, इस बात को पहले ध्यान में डाल दीजिए। ये कोई पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ आधारभूत संरचना नहीं था। ये सारा काम एनडीए की बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बिहार के हर इलाके में खड़ा करने का काम किया है। तो उसको भी जाइए और उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए कि किस तरह ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने पर बिहार विकसित हो सकता है, तो आपका एक पंचायत भी विकसित हो सकता है। यही निष्ठा लेके आप जाइए और इसी निष्ठा के साथ काम करिए। आप सब लोग यहाँ आए, पुनः आप सबों का अभिनंदन, स्वागत हमारे गृह प्रदेश में, और आप सबों को शुभकामना देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना के अंदर और पटना के आसपास
बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, चाहे वह पटना का गांधी ऐतिहासिक मैदान हो या आपका सभ्यता द्वार हो, बगल में आपका गंगा पाथवे है, अटल पथ है, लोहिया चक्र पथ है, विश्व प्रसिद्ध हमारा म्यूजियम बेली रोड में है। हम पंचायती राज विभाग के सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जो हमारे दूसरे प्रांत से आए हैं उनको रहने के अलावा उनको दर्शनीय स्थल का भी दर्शन कराने का काम किया जाए। अंत में हम सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हुए और आदरणीय हमारे माननीय मंत्री श्री ललन बाबू जी का पटना का चयन करने के लिए, बिहार का चयन करने के लिए, इस कार्यशाला के लिए हम पंचायती राज विभाग और ललन बाबू का और मिहिर बाबू, केदार बाबू का हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं। स्वागत करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी की, नशाबंदी किया और नशाबंदी करने के बाद जो दारू बना करके, ताड़ी बेच करके, दारू बेच करके गरीब परिवार जिंदगी बसर करते थे, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए शतजीविकोपार्जन योजना हमने चलाया है। और शतजीविकोपार्जन योजना के माध्यम से हम उनको वैकल्पिक रोजगार भी दे रहे हैं और रोजगार के साथ उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं और आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। यानी 2 लाख रुपया तक शतजीविकोपार्जन योजना में जो हाशिए पर परिवार खड़ा है, जो दारू और ताड़ी बेच करके जिंदगी बसर करते थे, उनको 2 लाख रुपया तक सरकार की तरफ से अनुदान दे करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। ये काम हम बिहार में कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज अनेक परिवार आज खुशहाली की जिंदगी जी रहा है और इससे परिवारों को और आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अंत में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा स्वच्छता का अभियान है और स्वच्छता का अभियान में कुछ बाधाएं आ रही है। हर घर से 1 रुपया हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और खास करके जो मुखिया प्रतिनिधि है, यह स्वच्छता का प्रथम फेज का हमने काम खत्म किया। दूसरे फेज का काम शुरू किया है। WPO का निर्माण ग्राम पंचायतों के स्तर पर कर रहे हैं और उसके माध्यम से घर घर से कचरा निकाल कर WPO पर ला करके उसकी छटाई करके प्रोसेसिंग करने में हम लोग लगे। लेकिन 1 रुपया घर घर से जब लेना पड़ता है तो कई जगह पर तो हम जब समीक्षा जिला जिला करते हैं तो लगा कि हमारी योजनाएं बंद हो गई है। पंचायतों में 25% घरों में तो वहां से कचरा का उठाव बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया कि वो पैसा देना नहीं चाहते और जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता में काम कर रहे हैं, उनको हम मानदेय देने के लिए जो हमारी सिस्टम बनी है, जो नियम है, उसके हिसाब से उनको राशि समय पर मुहैया नहीं होता। मैं तो अनुरोध करूंगा कि इसमें भारत सरकार विचार करे और भारत सरकार विचार करके कुछ रास्ता निकाले ताकि स्वच्छता का जो महत्वपूर्ण अवयव है, जिसको चलाना जरूरी है, जब तक स्वस्थ मनुष्य नहीं रहेगा, अच्छा काम नहीं कर सकता है, तो स्वच्छता के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से भारत सरकार का कोई मार्गदर्शन मिलना चाहिए ताकि हम और स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें। जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनके पास मकान के अलावा जमीन नहीं है, उनके लिए भी हम सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये काम हमें करना है। स्वच्छता को अपनाना है। बगैर स्वच्छता को अपनाए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक जल जीवन हरियाली योजना बिहार में शुरुआत किया। जब पूरा देश, पूरा दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान था, उस समय बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाने का फैसला किया और जल जीवन हरियाली योजना के माध्यम से हम राज्य में बड़े पैमाने पर जितने हमारे जल स्रोत थे उनको हमने ठीक किया। जितने हमारे नदियां थी, पैन थे, पोखर थे, उनको उनके गाद का हम लोगों ने निकाला और बड़े पैमाने पर हमने पौधा भी लगाने का काम किया। और जिस समय पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, उस समय मात्र 9% हरियाली परत था और आज बढ़ के 16% के करीब आया है। और इस वित्तीय वर्ष तक और भी हम आगे बढ़ेंगे और 2025 तक हमारा जो लक्ष्य है 19 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका जो सहयोग है
और भी व्यापक बनना चाहिए और भी जोरदार तरीके से उनका सहयोग मिलना चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमें कामयाबी मिल सके। है कि जलवायु परिवर्तन को हम रोकने में कामयाब हो जाए तो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि इसको रोकने के लिए हम आगे और तेजी से कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की दिली ख्वाहिश भी होती है, क्योंकि अभी इस सरकार के पहले जो सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ थी, उस समय मुझे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला था और उस हैसियत से हमने जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ होता है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, उसकी बैठक हमने यहाँ पे कराई थी, जिसमें बिहार देश के तो सभी प्रदेशों के जो विधायिका है उसके अलग अलग सदनों के पीठासीन पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया ही था। उसके अलावा लगभग 32 देशों के भी अलग अलग प्रतिनिधि या पार्लियामेंटेरियन सांसद या वहाँ के विधायिका के पीठासीन अधिकारी, जो हम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहते हैं, वो लोग आए थे और उन लोगों के भी पूरे बिहार दर्शन की हमने व्यवस्था की थी। और मुझे बड़ा इत्मीनान का भाव लगा, संतोष का भाव हुआ कि जब उन्होंने बिहार से जाते समय सबने लिख के अपनी अनुभूति या अपना अनुभव दिया, एक्सपीरियंस, तो सबने कहा कि बिहार के बारे में हमने कुछ सुना था, बिहार के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन जब बिहार आया, उस समय भी वो लोग 3 दिन रहे थे, और जब बिहार आया और लगातार 3 दिन रह के अलग अलग क्षेत्रों में मैं जब घूम के आया, तो जो मैं अनुभूति लेके जा रहा हूँ, जो एहसास लेके जा रहा हूँ, उसके बारे में शब्दों में तो हम लोग क्या बयान करें। लेकिन एक चीज जरूर है कि बिहार के बारे में पढ़ के और सुन के जो धारणा मेरे मन में बनी थी, वो अब बिल्कुल बदल गई है और उलट गई है, और बिहार वासियों की स्थिति और बिहार वासियों का जो दिल है वो कुछ और ही है। इसलिए हमें भी पूरी उम्मीद है, जो हमारे मुख्य सचिव ने कहा कि आप बिहार से निश्चित रूप से एक सुखद एहसास लेके जाएंगे। ये हम लोगों की भी शुभकामना है। हमारी पूरी कोशिश है कि मेहमान नवाजी में भी हम सफल हों और हम लोग इसके अनुभवी भी रहे हैं, क्योंकि बिहार बहुत संपन्न, साधन संपन्न या अमीर देश नहीं है, गरीब देश है। लेकिन बिहारी दिल के गरीब नहीं होते हैं, दिल उनका उदार होता है, और आपके स्वागत सत्कार में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर कुछ कमी नजर आएगी तो वो हमारी न भूल होगी न गलती होगी, बल्कि वो हमारी सीमा होगी, क्योंकि हम गरीब हैं। ये हमेशा एहसास रखिएगा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात इस कार्यशाला के बारे में, आप सब पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। आपको मालूम है कि सतत विकास के लक्ष्य के स्थानीयकरण के सिलसिले में ये कार्यशाला आयोजित है। सतत विकास लक्ष्य सब लोग जानते हैं, उसके स्थानीयकरण की प्रासंगिकता, उपयोगिता सब लोग जानते हैं, क्योंकि भले कोई लक्ष्य हम लोग संयुक्त राष्ट्र तय करें, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर तय करें, लेकिन शासन व्यवस्था की जो सबसे निचली कड़ी होती है, जो सीधे जमीन से जुड़ी होती है या लोगों से जुड़ी हुई होती है, अगर उसको हम लोगों ने अपने सोच के दायरे में नहीं लिया तो कोई नीति उस किस्म से सफल नहीं हो पाती है। और स्वाभाविक रूप से जब कोई पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो, या पंचायतों को सशक्त बनाने की बात हो, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास की बात हो, इन सब बातों में बिहार सरकार की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमेशा उल्लेखनीय और अनुकरणीय रही है। मैं उन आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहता। हमारे अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग ने और हमारे मुख्य सचिव ने जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उसकी पूरी फेहरिस्त बताई है। मैं तो सिर्फ एक योजना की चर्चा करूंगा कि आज तक पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी बातें की गई, लेकिन एक योजना हमारी योजना है हर घर नल का जल। अब पंचायत को लीजिए तो पंचायत में तो एक मुखिया या ग्राम प्रधान, जो भी आप लोग जहां भी कहते हो, लेकिन हम लोगों के यहाँ अलग अलग वार्ड है। हम समझते हैं अधिकतर राज्यों में यही व्यवस्था होगी। पंचायत अलग अलग वार्ड में बटे रहते हैं और हर वार्ड का एक सदस्य होता है और वो सदस्य चुन के आते हैं, तब एक ग्राम मतलब कार्यकारिणी की बनती है या मुखिया जी को जो पूरी कमेटी होती है। उस योजना के तहत हमने वार्ड सदस्यों को अधिकार संपन्न बनाया। ये शायद अपने किस्म की अनोखी योजना है पूरे भारत में कि जो हमने इस योजना के तहत हर वार्ड में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए एक डीप बोरिंग करके वाटर टैंक बना के हर गरीब, चाहे दलित, महादलित, गरीब से गरीब व्यक्ति के झोपड़ी के सामने नल लगा के, कल लगा के पानी पहुंचा रहे। और इस योजना का क्रियान्वयन से लेके सारी व्यवस्था हमारे वार्ड के सदस्य देखते हैं। तो ये एक पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए ये बड़ा अनोखा और क्रांतिकारी कदम है। इस तरह की अनेक योजनाएं हैं और उस सब का मतलब वर्णन करना संभव नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूंगा फिर से कि ये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है जो सतत विकास के लक्ष्य के स्थानीयकरण का जो ये अभियान भारत सरकार ने चलाया है और पंचायतों को सशक्त बनाने का जो यह कार्यशाला बिहार में आयोजित है, इसके लिए हम मंत्री जी ललन बाबू विभाग को धन्यवाद देते हुए इस कार्यशाला के सफल होने की शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। स्वच्छता पर भी, प्लांटेशन पर भी, और यदि स्वच्छता पर टाइट बजट खर्च हो जाएगा तो हेल्थ का बजट निश्चित तौर से कम हो जाएगा। स्वच्छता का स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। मैं भारत सरकार की योजनाएं अभी बताऊंगा तो 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और पंचायत राज मंत्री जी का, गुप्ता जी का, कि मौर्या का ठहराव भी अच्छा था और भोजन भी अच्छा था और वो सुन नहीं रहे अपनी तारीफ। गुप्ता जी, भोजन बहुत अच्छा था मौर्या का और आप लोग अपनी मेज़बानी के लिए भी जाने जाते हैं और सब कुछ अच्छा है। और पटना में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। मैं 27 साल से आ रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर ब्रिज, पुल, रोड्स, क्वालिटी, ये सब निश्चित तौर से परिवर्तन आ रहा है। जब झोला छाप डॉक्टर से पेट फड़वाने के बाद मरीज एम्स आता है तो एम्स वाले को बहुत दिक्कत होती है। तो इस राज्य को कई झोला छाप डॉक्टरों ने खूब सारा इसका गलत ऑपरेशन किया है। अब एम्स के डायरेक्टर नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि जरा जल्दी मरीज को ठीक करो। तो ठीक तो हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर जब उतर जाती है तो फिर थोड़ा टाइम से आती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि दोनों इंजनों की सरकार से बिहार का ही नहीं देश का विकास हो रहा है। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया और इस महान राज्य के लोगों का और यहाँ की पंचायती व्यवस्था को समझने का अवसर प्रदान हुआ। मुझे लगता है इसी के बाद बिहार से हुआ जो महिला आरक्षण है वो लोकसभा में जाकर के महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा एमएलए और एमपी पर भी 33% का आरक्षण मिला है। इसकी महल की बुनियाद में नीतीश जी के महिला आरक्षण की ईंट रखी हुई है। थैंक यू। हम गणराज्यों के सामूहिक निर्णय के हम सम्मान करते हैं, इसलिए
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश की मूल आत्मा के अनुरूप स्वराज का बिगुल फूंका तो उसके केंद्र में ग्राम स्वराज को रखा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने बापू की प्रेरणा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख घटक के रूप में इसे संविधान में शामिल किया। फिर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह हमारे संविधान के भाग 9 का हिस्सा बना। इस संविधान ने देश भर में पंचायती राज व्यवस्था में समरूपता को सुनिश्चित किया, लेकिन स्वरूपगत समरूपता में आ जाने के बावजूद ग्राम पंचायत की व्यवस्था को लेकर हर राज्य सरकार ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। हमारे देश में ही 2001 में 23 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पंचायत स्तर के चुनाव हुए, लेकिन यह चुनाव सामाजिक न्याय की तार्किक सोच के साथ नहीं कराया गया था। यह चुनाव की आवाज और संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के दबाव में कराया गया था। विगत कालखंडों के जिम्मेदार और कारक कौन रहे उस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में एनडीए की सरकार बनी, तब राज्य की पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू बनाने के गंभीर प्रयास किए गए। हमारी एनडीए की सरकार ने सुशासन से जुड़ी सबसे शुरुआती पहल की बिहारी पंचायती राज अधिनियम 2006 के रूप में सामने आई। इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के 23वें संशोधन में निहित भावना को हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया। उससे कहीं आगे बढ़कर न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास की धारणा को धरातल पर उतारने का सही प्रयास किया। मिसाल के तौर पर 73वें संविधान संशोधन में आशा की गई कि ग्राम पंचायत के सभी पदों और स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। हमने उसका दायरा बढ़ाकर आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी दी। इतिहास गवाह है कि आज जितने भी अलग अलग विभाग के हमारे देवी देवता भी होते थे, तो सभी के साथ हमारी शक्ति स्वरूपाएं माताएं भी बैठती थी। यह बताता है कि बराबर का हिस्सेदारी हमारे सनातन सत्य के संस्कृति में व्याप्त था। उसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अपेक्षा की गई, लेकिन समाज के अन्य वंचित तबके से प्रावधानों को राज्य सरकार की विवेक पर छोड़ा गया। यहां भी हमने आगे बढ़कर पिछड़ा वर्ग से आने वाले आबादी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज करीब 2 दशक बाद भी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 पूरे देश में सबसे बेहतर ढंग से बना और व्यवहार में लाया जाने वाला स्थानीय शासन से जुड़ा अधिनियम है। यही बिहार है जो देश की आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू इसी बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून ला करके संविधान का पहला संशोधन कराए थे। बिहार कई इतिहास को रचा है। जिस प्रकार राज्य में 38 जिला परिषद, 533 पंचायत समितियां, 8058 ग्राम पंचायती हस्तकृत और सीमांत समुदायों की गतिशील भागीदारी देखने को मिलती है, उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था न्यायपूर्ण भी है, सामाजिक रूप से संरक्षित होकर काम कर रही है। 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार बनी। तब से लेकर अब तक बीते 1 दशक के दौरान गांव और गरीब विकास से जुड़े प्रयासों के केंद्र में रहे। आज गरीब वर्ष के रूप में हमने पूरे देश के अंदर अभियान चला करके गरीबों को आज उस सीमा रेखा से बाहर निकालने का प्रयास किया। और तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।